हेलो डियर्स, मैं एनके सर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यार जब आप लोग इसका दूसरा चैप्टर पढ़ोगे फिजिक्स का, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, तो पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन पे ही बेस्ड होता है, यानी इसी चैप्टर पे बेस्ड होता है। ठीक है, तभी आप लोग जो है आई का स्ट्रक्चर, उसमें क्या इवेंट हो रहा है, ये सभी आप लोग समझ पाओगे। रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो यार जब तक आप लोग ये पहला चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो आप लोग को पूरा का पूरा प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, चलो यार आज हम लोग इसको बहुत ही शानदार वे में समझेंगे। और इसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है न्यूमेरिकल बनाने में। तो न्यूमेरिकल यार हम लोग बहुत ही ईजिली बनाने वाले हैं। आप लोग एकदम बिंदास रहो, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो यार प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, एक्चुअली में होता क्या है कि स्टूडेंट इसे एज अ थ्योरी के जैसा पढ़ते हैं। इसको डे टू डे लाइफ का जो एग्जाम्पल होता है उसमें वो इंटररिलेट नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं यही जो है प्रॉब्लम है। ठीक है, जब तक यार आप लोग किसी भी चीज़ को रियल लाइफ से अगर आप लोग उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो व्यर्थ है उस चीज़ को पढ़ाई करना। तो कहीं ना कहीं आप लोग को जो है यार नॉलेज का कमी है, आप लोग उस चीज़ को प्रॉपर जानकारी उस चीज़ में हासिल नहीं किए हो, तभी आप लोगों को लगता है कि वो चीज़ मेरे लिए टफ है। अगर आप लोग उस चीज़ को ईजी करना चाहते हो तो सिंपल सा एक ही फंडा होता है कि उस टॉपिक को हम लोग डे टू डे लाइफ का जो एग्जाम्पल होता है उससे हम लोग इंटर रिलेट करें, ताकि यार तुरंत क्लिक करें कि हाँ मैंने इस टॉपिक को इससे इंटर रिलेट किया था। फिजिक्स अप्लाई करने का चीज़ है, ना कि उसको रटने का चीज़। तो चलो यार आज हम लोग इस लेक्चर को बहुत ही शानदार वे में समझते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, लाइट है ना, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बाय द वे सबसे पहला सवाल मेरा आप लोग ये बताओ, ठीक है, कि लाइट विजिबल है या इनविजिबल है। मैं इसका जवाब तो यहाँ पर नहीं देने वाला हूँ, और इसका मैं शॉर्ट्स वीडियो भी बना चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका कमेंट करें, ठीक है, कि एक्चुअली में आप लोग क्या सोच पाते हो लाइट के बारे में, कि लाइट विजिबल है या इनविजिबल है। तो यार अपने तहत जो है आप लोग कमेंट करें। देखो गलत तो गलत ही सही है। जब तक यार आप लोग गलती नहीं करोगे तब तक जो है समझ लो कि आप लोग नहीं सीख रहे हो। इंसान गलती करता है तभी उस गलती से सीखता है। तो गलती करो, लेकिन हाँ एक चीज का याद रखना कि गलती हम लोगों को एक ही गलती जो है बार बार रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो गलती करना भी एक कला है और वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा चीज होता है। लेकिन यार है ना, नया नया गलती करो ताकि नया नया चीज आप लोग जीवन में सीख पाओगे। ठीक है, चलो यार देखो, तो लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो है, इसमें हम लोग चैप्टर को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग जो भी इवेंट होगा, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो या फिर रिफ्रैक्शन हो, तो उसमें बेसिकली लाइट का बहुत ही अहम रोल है यहाँ पर। तो लाइट के बारे में सबसे पहले हम लोगों को जानकारी होना चाहिए। अब देखो यार, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। हालांकि हम लोग को इतना नहीं जानना है, तो लाइट के बारे में एक छोटा सा डेफिनेशन हम लोग देखने वाले हैं कि क्या है। तो जब भी किसी सरफेस से, देखो यार यही लाइट जो है ना, आप लोग को थोड़ा सा एकदम बहुत ही बेसिक आइडिया में ले जाता हूँ। ठीक है, चलो यार देखो, सबसे बेसिक, बोले अच्छा सबसे बेसिक क्या है। देखो यार बेसिक चीज यहाँ पर आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जब भी किसी सरफेस पे, ठीक है, जब भी किसी सरफेस पे अगर कोई लाइट अगर इंसिडेंट होता है, ठीक है, जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर एक सरफेस है। अगर सपोज करो कि यहाँ पर अगर कोई लाइट अगर इंसिडेंट हो रहा है ना, कोई लाइट अगर इंसिडेंट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या क्या इवेंट हो सकता है। अब देखो यार, जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पे अगर इंसिडेंट होता है तो वहाँ पर तीन इवेंट हो सकता है। बोले अच्छा तीन इवेंट, कौन कौन सा। सबसे पहला होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हो सकता है कि वो सरफेस लाइट रे को एब्जॉर्ब कर रहा हो, और ये तीनों इवेंट एक ही साथ होता है यार। ऐसा नहीं बोलेंगे कि सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो रहा है या फिर सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है या फिर सिर्फ रिफ्रैक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड होगा रिफ्लेक्शन, और इसी के बारे में तो पढ़ना है, ये रिफ्लेक्शन क्या है एकदम बहुत ही शानदार वे में समझेंगे। और थर्ड हो सकता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्या हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है। बोले अच्छा क्या करें तब। अब देखो, जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो लाइट रे का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है या फिर रिफ्रैक्शन हो सकता है। अब होता क्या है कि कोई कोई सरफेस जो है एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है, कोई रिफ्लेक्शन ज़्यादा करता है, तो कोई रिफ्रैक्शन ज़्यादा करता है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर हम लोग उसका नाम दे देते हैं। जैसे मोहल्ला में
ठीक है, जैसे सुने होंगे आप लोग कि देखो उसके जैसा बनो, वो लड़का जो है बहुत ही बढ़िया लड़का है, लेकिन वो जो नकाब पहने हुआ है वो पूरी तरह से अच्छा नहीं है यार। ठीक है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ दिखा रहा है, एक अपने अंदर जो एक लेयर बना के रखा है कि हाँ हम अच्छे हैं, लेकिन उसको भी पता है कि हम अंदर ही अंदर क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यार हर एक चीज़ में अपना लाइफ होता है, ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान का अपना अलग अलग पहचान होता है। दोस्त के पास रहेंगे तो दोस्त के पास अपना अलग पहचान बनाते हैं, ठीक है, अपने से बड़े वालों के पास अपना अलग पहचान बनाते हैं। तो हम लोग इसमें जज नहीं कर सकते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। ठीक है, हालांकि अच्छाई और बुराई इंसान में दोनों होता है। ठीक है, मेरे अंदर भी कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है, कोई 100% अच्छा नहीं हो सकता है। तो ठीक उसी तरह से जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस पे अगर इंसिडेंट होता है तो लाइट रे का एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है, अब उसका सरफेस का बनावट पे डिपेंड करेगा कि उस पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा या रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा या फिर रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं बहुत ही सिंपल से बारे में अगर बात करूं, रियल लाइफ से अगर मैं इसको इंक्लूड करूं, तो आप लोग यार सुने होंगे कि ब्लैक कलर गर्मी के टाइम में नहीं पहनना चाहिए, जैसा कि मैं ब्लैक पहना हूं, देख सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ब्लैक कलर हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो क्या यार वो सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब करता है, क्या वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है? नहीं यार, एब्जॉर्प्शन ज्यादा करता है, रिफ्लेक्शन कम करता है ना। कोई भी 100% नहीं होता है। चलो मैं आप लोगों को इसको एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा देता हूं। जैसे आप लोग कार में बैठे हो और विंडो ग्लास लगा हुआ है, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है। ठीक है, तो जब आप लोग बाहर देखते हो तो बाहर भी दिखाई देता है, ठीक है, और वो ग्लास भी दिखाई दे रहा है आपको। तो कैसे दिखाई दे रहा है यार कि वो ग्लास है? क्योंकि लाइट रे उस पे इंसिडेंट हुआ, उसके बाद वहां से रिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद वो मेरे आई तक इंफॉर्मेशन लेकर के गया, तब हम लोग का जो है ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में सिग्नल गया कि हाँ ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन है, उसके बिहाफ पे जो है एक इमेज बनाया गया, तभी हम लोग को वो ग्लास भी नजर आ रहा है और उसके बाहर नजर आ रहा है। इसका मतलब कोई बाहर वाले ऑब्जेक्ट से लाइट इंसिडेंट होकर के कार के ग्लास से टकराया होगा और वहां रिफ्रैक्शन हुआ होगा और मेरे आई तक पहुंचा होगा, तभी हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाए। इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन तीनों होता है। हाँ, वो डिपेंड करेगा कि मटेरियल कैसा है, उसके बेसिस पर जो है वहां पर रिफ्लेक्शन ज्यादा हो सकता है या फिर रिफ्रैक्शन ज्यादा हो सकता है या फिर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सकता है। बोले हाँ यार चलो ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया। अब क्या करें? अब हम लोग को बेसिकली यहाँ पर जानना है कि लाइट के बारे में हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, चलो मैं सबसे पहली बात तो टॉपिक यार मैं आप लोगों को खुद से बताता हूँ, उसके बाद पीपीटी में लेकर के जाऊंगा। ठीक है, देखो तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मुझे इस चैप्टर में है ना लाइट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है? लाइट के बारे में। ठीक है, चलो देखो यार मुझे किसके बारे में पढ़ना है? लाइट के बारे में। ठीक है, देखो तो मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। देखो यार तो देखना मुझे लाइट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लाइट। अब ये लाइट को हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, कितने पार्ट में? दो पार्ट में। बोले अच्छा कौन कौन सा पार्ट? एक तो अपना रिफ्लेक्शन पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक अपने को रिफ्लेक्शन पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है रिफ्रैक्शन। एकदम शानदार वे में आप लोग को एकदम इस लेक्चर को अटेंड करो, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, एकदम बेसिक टू एडवांस में लेकर के जाऊंगा और आप लोगों से ही मैं न्यूमेरिकल बनाऊंगा। ये मेरा अपना पर्सनल गारंटी है और आप लोग खुद बनाओगे, आप लोग भी अपने आप को चेंज पाओगे। ठीक है, देखो यार तो सिंपली अगर मैं बात करूं लाइट के बारे में, तो लाइट में मुझे पहला इवेंट पढ़ना है रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में? रिफ्लेक्शन के बारे में। और दूसरा पढ़ना है रिफ्रैक्शन के बारे में, है ना। किसके बारे में पढ़ना है? रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, रिफ्रैक्शन। बोले अच्छा क्या होता है ये? अब देखो रिफ्लेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे आप लोग बॉल लो, ठीक है, उस बॉल को वॉल पे हिट करो तो क्या होगा यार? मैं यहां से थ्रो किया था, ठीक है, तो जैसे ही वॉल पे हिट करेगा तो वहां से जो है बाउंसिंग बैक हो जाएगा, जिस मीडियम से मैं थ्रो किया था उसी मीडियम में बॉल वापस हो जाएगा, मतलब बाउंसिंग बैक हो रहा है बॉल का। ठीक है, तो जब हम लोग बॉल को किसी सरफेस से टकराएं, ठीक है, तो क्या हुआ? टकराने के बाद वो उसी मीडियम में वापस हो गया जिस मीडियम से मैं थ्रो किया था। ठीक है, इट मींस यहां पर लाइट के साथ भी ऐसा ही होगा कि अगर कोई लाइट रे किसी सरफेस से अगर इंसिडेंट होता है तो लाइट रे बाउंसिंग बैक हो जाता है जिस मीडियम से लाइट रे आया था। इसी इवेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर इसका बहुत छोटा डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, क्या याद रखना है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बोला अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करें? अब आप लोग को पता है यार इसका मतलब तो ठीक है, ये बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है ना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब देखो यार बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट तो ठीक है, लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होता है?
चलो ये बात तो समझ में आ गया कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हो रहा है, और इसका पता है एप्लीकेशन क्या है। इसी की वजह से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ये बात आप लोगों को पता भी होगा और पता होना भी चाहिए, ठीक है। बोले कैसे, देखो अगर मैं इस पेन को देख पा रहा हूँ तो क्यों देख पा रहा हूँ, क्योंकि लाइट रे सबसे पहले इस पे इंसिडेंट हुआ, यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट किया, और ये रिफ्लेक्टेड रे जो है मेरे आई में गया, और वहाँ पर जो है ऑप्टिक नर्व के थ्रू सिग्नल गया ब्रेन तक, और वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन मिला, आप लोग को पता होगा कि हमारे मतलब रॉड सेल और कॉन सेल होता है, तो इसके बिहाफ पे जो है ऑप्टिक नर्व से जो है सिग्नल गया है, वहाँ से इंफॉर्मेशन मिला, तो वहाँ पर ब्रेन जो है एक इमेज बना दिया कि हाँ ये ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सिंपली कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं अगर विजुअलाइज कर पा रहा हूँ, इट मीन्स देख पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं लाइट ही इसका समझ जाओ कि मेन पार्ट है इसका। अगर लाइट नहीं होगा तो हम लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग पूरा डार्क कर दो तो आप लोगों को पूरा का पूरा ब्लैक नजर आएगा। बाय द वे ब्लैक कलर जो है वो कुछ होता ही नहीं है, ब्लैक कलर इज बेसिकली एब्सेंस ऑफ लाइट। जहां पर लाइट का एब्सेंस हो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे कि वो ब्लैक कलर है। जैसे इसका टेक्सचर ही ऐसा कुछ बना होगा कि यहाँ से लाइट आया, इंसिडेंट किया, और यहाँ पर जो अगर ब्लैक कलर है तो इसका मतलब है कि वो सारा लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब है कि वो रिफ्लेक्टेड रे बहुत कम है, या ना के बराबर बोल सकते हैं, एकदम ना के बराबर। तो समझ जाओ कि इसका इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा है, तो इतना पार्ट को तो कुछ तो दिखाना होगा, तो वो ब्लैक से दिखा दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग को एकदम पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हम लोग पूरा दुनिया को देख पाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे मजेदार पार्ट था। अब देखो यार, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। अगर मैं इसका बहुत ही सीधा सा मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। बोले अच्छा लाइट रे बेंडिंग भी करता है, हाँ बिल्कुल करता है। देखो यार, मैं आप लोग को एक एक्सपेरिमेंट भी बताऊंगा जो कि आप लोग करके देखना घर में, ठीक है। एक बकेट ले लेना है ना, एक बकेट पानी ले लेना, बस डूब के नहीं मरना है, और वैसे भी इतना पानी में नहीं मरता है कोई, ठीक है। देखो यार, अब सिंपली क्या करना, आप लोग के पास कोई भी स्ट्रेट रॉड ले लेना, या फिर स्टिक भी ले सकते हो, डंडा वगैरह कुछ भी पड़े तो। सिंपली इसको क्या करना, एकदम नॉर्मली अगर डिप करोगे तो एकदम स्ट्रेट नजर आएगा, ठीक है, एकदम स्ट्रेट नजर आएगा, उसमें कोई भी बेंडिंग नहीं नजर आएगा। लेकिन अगर आप लोग अगर इसको टिल्ट वे में अगर डिप किए हो, तो आप लोग जब यहाँ से विजुअलाइज करोगे ना, तो आप लोग को पता चलेगा कि ये थोड़ा सा बेंड हो गया और टूट गया है। तो क्यों होता है ऐसा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। दूसरा अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप लोग क्या करना है, एक सिक्का को डुबा देना, कहाँ पर, बकेट में, ठीक है, एकदम बॉटम पे, एकदम नीचे पे रहेगा वो, लेकिन आप लोग को ये नजर आएगा कि थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्टेड है, मतलब ऊपर है। तो ऐसा इसलिए नजर आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये जो शिफ्टिंग नजर आ रहा है कि थोड़ा सा अपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से है। और मैं ये भी बताऊंगा, जब ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो पूरा का पूरा दुनिया जो है फॉल्स है, ठीक है, पूरा का पूरा दुनिया फॉल्स है। जो भी हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं वो सही नहीं है, ठीक है, वो पूरा का पूरा यार हम लोग गलत वे में इसको विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वहां पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से बहुत सारा जो सनराइज सनसेट या फिर जो भी हम लोग एपरेंट पोजीशन हम लोग को लग रहा है कि एक्चुअली में स्टार यहाँ पर है, मून यहाँ पर, जो हम लोग देख पा रहे हैं वो उसका एक्चुअल नहीं है, वो एपरेंट है, वहां पर एपियर हो रहा है, बट उसका एक्चुअल पोजीशन वो नहीं है, कहीं और है, बट हम लोग उसको वहां देख पा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही मजेदार है यार, जब हम लोग इसको एप्लीकेशन अगर इसका पढ़ेंगे ना कि रिफ्रैक्शन का क्या एप्लीकेशन है ना, कहाँ कहाँ हम लोग इसको देख पा रहे हैं, मतलब ये रिफ्रैक्शन वाला इवेंट, तो आप लोग को मजा आ जाएगा और आप लोग इस चीज को विजुअलाइज भी कर पाओगे। तब आप लोग जो है यार फील के साथ आप लोग को समझ में आने वाला है। अब देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, बोले क्या क्या बात करना है, देखो यार बात बहुत सिंपल सा है कि मुझे इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहली बात तो आप लोग को पता होना चाहिए ना कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आप लोगों को कि दिल्ली जाना है, ठीक है, अगर आपको रास्ता पता है कि हाँ मुझे जाना है, ऐसे ऐसे मुझे पता है, तो आप लोग फुल कॉन्फिडेंस रहोगे कि हाँ यार मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम अगर कहीं जाते हो, ठीक है, तो आप लोग उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको आगे का जर्नी पता ही नहीं है। तो सबसे पहली बात, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग को जो है एक पाथ पता होना चाहिए कि मुझे इस चैप्टर में कैसे कैसे आगे बढ़ना है। उसके बेसिस पर जो है आप लोग उस चैप्टर में टिक पाओगे, वरना यार लौट जाओगे, ठीक है। तो अपने को तो लौटना नहीं है, इसलिए चलो हम लोग पहले जानते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो जैसा कि जानते हो कि रिफ्लेक्शन, जैसे कि बताया मैं कि एक्चुअली में हर एक बॉडी का अपना टेक्सचर होता है, वो टेक्सचर के बेसिस पर डिफाइंड होगा कि उसमें लाइट रे का ज़्यादा रिफ्लेक्शन होना है या रिफ्रैक्शन होना है। तो रिफ्लेक्शन वैसा सरफेस पे होता है जो स्मूथ और शाइनी सरफेस होता है, वहाँ पर रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर रफ सरफेस होगा तो वहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, होगा। अगर मुझे एकदम परफेक्ट इमेज देखना है, ठीक है, परफेक्ट मतलब उसका समझ जाओ कि
क्रिस्टल क्लियर इमेज, तो स्मूथ और शाइनी सरफेस पे बहुत ज़्यादा अच्छा इमेज बनता है। रफ सरफेस पे इमेज जो है डल बनता है, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। देखो यार, तो रिफ्लेक्शन अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पर जो है हम लोग बेसिकली मिरर के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में? मिरर, ठीक है। क्योंकि मिरर का जो सरफेस होता है वो स्मूथ और शाइनी होता है। अगर मुझे रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है तो बेसिकली मुझे यहाँ पर लेंस के बारे में पढ़ना होता है ना। कौन सा लेंस? अब देखो, लेंस बेसिकली हम लोग को स्फेरिकल लेंस पढ़ना है, और मिरर मेरा दो पार्ट होता है, एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर के बारे में हम लोग का सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत सवाल इससे भी आ सकता है एमसीक्यू में। अब देखो यार, हम लोग को पढ़ना है प्लेन मिरर नहीं पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर पढ़ना है। तो हम लोग पहले बात करते हैं प्लेन मिरर। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर मत लिख देना, प्लेन मिरर, ठीक है। और ये अपना स्फेरिकल मिरर एसएम है, ठीक है। आप लोग लिखना स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का दो पार्ट होता है, एक अपना होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक अपना होता है कॉनकेव मिरर, अभी हम लोग पीपीटी में भी आएंगे, देखो। फिर अपना होगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो यार, अब मजे की बात यह है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में बच्चे लोग जो है ना, जो पढ़ लेते हैं तो वो गलत तरीके से इसको रखते हैं कि ये रहा कॉनकेव, ये रहा कॉन्वेक्स। बट यार ये गलत है। मिरर को घुमा देने से उसका नेचर चेंज नहीं हो जाएगा कि वो कॉनकेव था तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो इसका एक्चुअल डेफिनेशन आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या होता है कॉनकेव मिरर और क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये इसको स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट क्यों बोला गया है, तो देखो यार, इसको हम लोग बहुत ही शानदार वे में समझेंगे, आप लोग को एकदम मजा आ जाएगा। बस लेक्चर में बने रहें आप लोग, ठीक है। अब देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में अगर बात करूं तो यहाँ बेंडिंग ऑफ लाइट, जो कि लेंस यानी पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तो स्फेरिकल लेंस में पढ़ना है हम लोग को, है ना। कौन सा? स्फेरिकल लेंस। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्फेरिकल लेंस होगा, जो कि अपना होगा एक अपना कॉनकेव लेंस और दूसरा होगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस और दूसरा इसका कॉन्वेक्स लेंस। बोले चलो यार ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ लेंगे। अब क्या करें? अब इसमें बेसिकली देखो, जब हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे तो इसका इमेज फॉर्मेशन क्या है, ठीक है, साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, तो लोग जो है एकदम लोड जाते हैं, लगता है यार ये चैप्टर बहुत टफ है। नहीं यार, देखो मैं सबसे पहली बात तो आप लोग को एक आइडिया देता हूं कि आप लोग इस चैप्टर में कैसे टिकना, ठीक है। शुरू से ही एकदम ये आइडिया होना चाहिए। जब हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्शन जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, जैसे ही यहाँ पर साइन कन्वेंशन आएगा, मिरर फॉर्मूला आएगा, रे डायग्राम आएगा, ठीक है, तो ये अगर आप लोग पढ़ लिए ना, देखो ये वाला पार्ट पे आप लोग पूरा फोकस कर देना है, एकदम पूरा 100% इसमें देना, ठीक है। कितना? 100%। और पता है जब 100% इसमें आप पूरा फोकस हो जाओगे ना, ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन आपके लिए पता है कितना ध्यान देना होगा? सिर्फ 10%, ठीक है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा मैच करेगा यार, और मैं ट्रिक बताऊंगा कि इससे कैसे मैच करवाना है, ठीक है। एकदम आपको इंटर रिलेट करके बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, आप लोग को मज़ा आ जाएगा, ये तो मेरा अपना पर्सनल गारंटी है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग यार एकदम शुरू से ही ध्यान रखना कि जब भी रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें हमको पूरा का पूरा 100% फोकस करना है। फिर इसमें अगर पूरा फांकी भी मारेंगे तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यार फांकी नहीं मारना है, हम लोग एकदम टॉप लेवल पे जाने वाले हैं, एकदम शानदार वे में, ठीक है। चलो, तो हर एक कोई को टॉप करना है यार एग्जाम में, तो उसके लिए जो है थोड़ा सा तो आपको टाइम देना होगा, ठीक है। आप लोग ये नहीं ढूंढना कि सबसे छोटा लेक्चर किसका है, लेक्चर छोटा से आप लोग डिफाइन नहीं कर पाओगे, एग्जाम में कैसा सवाल आता है। आप लोग नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो यार, ये नहीं कि एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो नॉलेज जरूरी होता है। आप लोग एग्जाम के लिए 10th तक तो पढ़ लेते हो क्योंकि दिमाग तो छोटा सा होता है, लेकिन जैसे ही जब हायर स्टडी के लिए जाते हैं तब समझ में आता है यार कि क्या पाप कर दिए, क्या गलती कर दिए, कि हम इस चीज़ को जो है हल्के में ले लिए थे पढ़ाई को, ठीक है। जब आपके आगे वाला जब एकदम बढ़िया टॉप लेवल का होगा, जब उसका हमेशा नाम होगा ना, तब आप लोग को पल पल जो है आप लोग को गिल्टी फील होगा कि हमने क्या गलती किया। इसलिए यार नॉलेज पे फोकस करो, ना कि एग्जाम को देखोगे तो नॉलेज पीछे हो जाएगा, नॉलेज को देखोगे तो एकदम गारंटी है कि एग्जाम भी आपका परफेक्ट होगा। तो वैसा चीज को पकड़ के रख के चलो जो जीवन में हर एक चीज में आगे कर दे, तो इसलिए नॉलेज को पकड़ करके चलो, ना कि एग्जाम को, ठीक है। चलो यार, अब देखो डायलॉग बाजी तो बहुत हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस कर देते हैं। देखो यार, अब सिंपली मुझे यहां पर पढ़ना है ना, रिफ्लेक्शन। देखो लाइट के बारे में पढ़ना है, जो कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो इवेंट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग को यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक डायग्राम है, मैं पीपीटी से समझा रहा हूँ, आप लोग को मजा आ जाएगा। देखो यार, फिर मैं करके बताऊंगा इसको, ठीक है। पहले तो ये क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। देखो
तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जैसे कि मैं बताया कि जो लाइट रे किसी सरफेस से आएगा, टकराएगा तो बाउंसिंग बैक हो जाएगा, देख सकते हो है ना, यू आया और ये टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बोले सर क्या बात कर रहे हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोल रहे हो और रिफ्लेक्ट वर्ड का भी यूज कर रहे हो। देखो छोड़ो, आया लाइट रे, यहाँ से बाउंसिंग बैक हो गया सेम मीडियम पे, तो इसी को हम लोग इसी इवेंट को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो यार, मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ये अपना स्फेरिकल मिरर है जिसमें इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर, और दूसरा कॉन्वेक्स भी होता है। कैसे बनाया जाता है, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बहुत ही शानदार वे में सीखेंगे। अब देखो इसमें इंट्रोडक्शन टू लाइट, सबसे पहले तो हम लोग लाइट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि लाइट है क्या, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, एक देख लो रेगुलर और डिफ्यूज, ठीक है। जैसे कि मैं बताया कि डिफ्यूज सरफेस अगर होगा, ठीक है, इरेगुलर सरफेस होगा तो वहां पर रिफ्लेक्शन जो है परफेक्टली नहीं होता है, तो उसका जो इमेज बनेगा वो डल बनता है, अभी हम लोग देखने वाले हैं। फिर थोड़ा सा प्लेन मिरर का आइडिया लेंगे, फिर स्फेरिकल मिरर क्या होता है, अब यहाँ से जो है स्टार्ट हो जाएगा अपना, जो कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट टर्म्स मतलब पोल क्या है, ये सब डिफाइन करना है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, और एपर्चर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये सब टर्म के बारे में हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। और फिर इसका देख लो रे डायग्राम फॉर स्फेरिकल मिरर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका रे डायग्राम क्या है, ठीक है। मैं समझाऊंगा, आप लोग एक बार अगर ये लेक्चर अटेंड कर लिया ना तो आप लोग को दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरा अपना पर्सनल गारंटी है, एकदम इस चीज पे उम्मीद रखो, ठीक है। थोड़ा सा अब देखो यार, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन है वो 6 केस होता है, इसको हम लोग बहुत ही शानदार वे में देखेंगे। तो ये रे डायग्राम क्या है यार, यहाँ पर रूल्स सीखेंगे ना, स्फेरिकल मिरर का कुछ रूल्स होता है, जैसे हर एक चीज का अपना एक नियम होता है, तो ठीक उसी तरह से इसका भी एक नियम है जो कि हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिकली 4 नियम हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर फिर पढ़ने वाले हैं, साइन कन्वेंशन क्या है, मिरर फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर क्या है, यूजेज ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, मतलब रियल लाइफ में हम लोग कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग को आइडिया होना चाहिए। अब जैसे कि आप लोग ये लेक्चर कंप्लीट करोगे तो समझ लो आपका 90% चैप्टर कंप्लीट हो गया, और आप लोग इसमें पूरा का पूरा 100% फोकस करना, तो जो बाकी 10% बचेगा उसमें फोकस करना है इस पे, ठीक है। तो देखो यार, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देख लो, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, ये लाइट गया, अगर ये बेंडिंग नहीं होता, मीडियम चेंज नहीं होता तो ये लाइट रे स्ट्रेट जाता, लेकिन देखो यार थोड़ा बेंड हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट रे का बेंडिंग होता है, इसी इवेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि यहाँ देख सकते हो लाइट जा रहा है इस पाथ पे, ठीक है, तो जाना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन देखो बेंड होकर के यहाँ मिल गया, ठीक है, तो ये अपना रिफ्रैक्शन है, ठीक है, क्या है, रिफ्रैक्शन है ये। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, इसको बेसिकली स्नेल्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। पढ़ेंगे एकदम, बहुत बच्चे को ये जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, है ना, ये अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वह है क्या, समझ में नहीं आता है। तो देखो यार, आप लोग को एकदम बहुत ही शानदार वे में समझाऊंगा, इसके लिए तो एकदम बिंदास रहो, ठीक है। देखो फिर रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, ठीक है, ग्लास स्लैब में कैसे रिफ्रैक्शन होता है उसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये हम लोग रे डायग्राम में बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। फिर रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल लेंस, है ना, तो जैसा कि मैं बताया कि स्फेरिकल मतलब एक स्फीयर से बनाया गया होगा लेंस, इसको दो पार्ट होता है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। फिर इसका रे डायग्राम फॉर लेंसेज मतलब रूल्स सीखेंगे कि क्या रूल्स होता है। फिर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, फिर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, फिर साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज पढ़ेंगे, और कोई डिफरेंस नहीं होता यार, दोनों में साइन कन्वेंशन सेम होता है, सिर्फ एक चीज का फर्क होता है कि यहाँ पर पोल से मेजरमेंट लेते हैं और वहाँ ऑप्टिकल सेंटर डिफाइन हो जाएगा। आप लोग को मजा आ जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से, आप लोग इसको देखो। फिर लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, कोई फर्क नहीं है फॉर्मूला में, सिर्फ यहाँ मिरर फॉर्मूला में क्या होता है प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और यहाँ पर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। देखो आप लोग को थोड़ा बहुत बताते जा रहा हूँ ताकि आप लोग को लगे कि हाँ सर सही बोल रहे हैं, ठीक है। फिर मैग्निफिकेशन बाय लेंसेज पढ़ेंगे। फिर पावर ऑफ लेंस क्या होता है, आप लोग देखे होंगे है ना कि पावर चढ़ जाता है किसी का कि हाँ इसका पावर वाला लेंस लगा है, लेकिन यार आप लोग थोड़ा सा आंख का डॉक्टर यहीं पर बन जाओगे, ठीक है। और जब ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पढ़ेंगे तो वहां पर तो आप लोग समझ लो कि आंख का डॉक्टर ऐसे ही बन जाओगे, मतलब थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि हाँ कैसे कैसे वर्क होता है, ठीक है।
एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज। अब लेंस को हम लोग रियल लाइफ में कहाँ पर इसका अप्लाई करते हैं उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो बेसिकली इस चीज़ का आप लोग यार स्क्रीनशॉट ले लो कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, और ये आप लोग को एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना समझ लो कि एक रफ आइडिया था, एक बेसिक आइडिया था कि हम लोग चैप्टर में हम लोग किस तरह से फॉरवर्ड करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को एकदम मज़ा आ जाएगा इस चैप्टर में। अब देखो यार, अब इसके बाद क्या है, सबसे पहली बात तो हम लोग का पार्ट है इसके बाद कि लाइट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि यार ये जो भी इवेंट होगा वो लाइट की वजह से होगा, तो लाइट के बारे में आप लोग को एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यार, जब हायर क्लास में जाओगे तो समझ में आएगा कि एक्चुअली में वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, फिर ड्यूअल नेचर को भी लेकर के चलना होगा। खैर हम लोग को उतना आगे नहीं जाना है। तो देखो अब यहाँ पर समझ सकते हो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स थिंग्स विजिबल। ठीक है, तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो पूरा वर्ल्ड को हम लोगों को विजुअलाइज करने में, विजिबल बनाने में जो है हेल्प करता है। इतना बात आप लोगों को पहले से भी पता है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ठीक है, जो कि ये क्या करता है, हमारे आसपास में जो भी ऑब्जेक्ट है उसको देखने में हेल्प करता है। इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। आप लोगों के लिए अभी इतना ही याद रखना है। इट कैन बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड एंड कैन फॉर्म इमेज। ठीक है, तो ये जो है लाइट रे का या तो रिफ्लेक्शन करवाएगा या तो रिफ्रैक्शन करवाएगा। एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट हम लोग को यहाँ नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो कलर वगैरह से डिफाइन होता है, हम लोग उसको देखेंगे। इसका शॉर्ट्स भी मैं बहुत सारा बनाया हूँ, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी नेचुरल। ठीक है, ये जो लाइट सोर्स होगा वो नेचुरल हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल हो सकता है। नेचुरल बोले तो सिंपली अगर बात करूं तो सन का लाइट है ना, ये सभी क्या है, नेचुरल है। लेकिन ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, तो ये सभी का जो लाइट है वो आर्टिफिशियल है, मैनमेड है, इंसानों द्वारा बनाया गया एक सोर्स है जो यहाँ पर लाइट एमिट कर रहा है। ठीक है, तो सिंपली इतना बात आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए कि ये क्या है। अब देखो यार, लाइट इज द मैसेंजर दैट ब्रिंग्स कलर, लाइफ एंड विजन टू आवर वर्ल्ड। ठीक है, तो लाइट एक मैसेंजर है जो कि क्या लाता है, कलर को विजिबल करवाता है ना, लाइफ एंड विजन टू आवर वर्ल्ड, तो हमारे वर्ल्ड को समझने में, देखने में, विजिबल करने में। ठीक है, तो ये लाइट जो है बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो लाइट हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अगर लाइट नहीं होता तो हर एक इंसान अंधे होते हैं। इट मीन्स उसको पूरा ब्लैक नजर आता, प्योरली एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है, प्योरली एब्सेंस ऑफ लाइट, तो समझ लो यार हम लोग दुनिया को इतना कलरफुल नज़ारा जो है हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बात आप लोग भी समझ चुके हो। अब देखो यार, अब नेक्स्ट क्या है, देखो अच्छा यहाँ पर एक मैसेज भी लिखा हुआ है, विदाउट लाइट देयर वुड बी नो विजन, नो कलर एंड नो लाइफ। ठीक है, बिल्कुल सही यार, अगर लाइट नहीं होगा तो समझ लो कि बिना लाइट का जो है, ठीक है, कोई विजन नहीं है, हम लोग कुछ भी, मेरा मतलब एक जर्नी नहीं है कि मुझे ये बनना है यार। जब दिखाई नहीं देगा तो क्या करेंगे, जब दुनिया को हम विजिबल ही नहीं कर पा रहे हैं तो क्या फायदा। ठीक है, तो वुड बी नो विजन, नो कलर, कोई कलर वगैरह नहीं देख पाएंगे, और ना ही कोई लाइफ है, कोई लाइफ होगा ही नहीं बिना लाइट का। अगर लाइट नहीं होगा, आप लोग यार एक बार आप लोग प्रैक्टिकल कर लेना, पूरा डार्क रूम में आप या फिर आंख बंद करके आप लोग चलने का कोशिश करना, देखना आप लोग नहीं चल पाओगे। ठीक है, आपको पता है कि कहाँ टकरा जाएंगे, कहाँ गिर जाएंगे, कहाँ क्या होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब देखो यार, हाँ अब अपना क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो बेसिकली मैं बताया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस से इंसिडेंट होगा तो लाइट रे का बाउंसिंग बैक होगा। इसी इवेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ और शाइनी सरफेसेस, देन लाइट रे बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम। दिस इवेंट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इवेंट का जगह आप लोग फेनोमेनन भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखो यार, अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन पढ़ लो एक बार। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस एंड रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम। ठीक है, जब कोई लाइट का बीम अगर किसी सरफेस पे, अगर मान लो सपोज दैट कि किसी सरफेस पे क्या होता है, फॉल होता है, अगर गिरता है वहां पर, तो वो रिटर्न हो जाता है सेम मीडियम में जिधर से आया था। इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल पे देख सकते हो कि ये आया अपना सरफेस से टकराया और वो जिस मीडियम से आ रहा था उसी मीडियम से मतलब बाउंस कर गया। इसी इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाय दी वे, आने वाला रे को हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं और जाने वाले रे को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, आने वाले रे को हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे और जाने वाला रे को हम लोग
रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है, आप लोग सुने होंगे यार, निकल यहाँ से, जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से निकल। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से, बट यहाँ पर उसी रास्ते से वापस नहीं आएगा। जैसे आप लोग एंट्री करने का जो गेट है वो अलग है और एग्जिट करने का गेट अलग है, वैसा समझ जाना। लेकिन हाँ, इसमें एक रूल फॉलो होता है, एक लॉ फॉलो होता है, जो कि हम लोग इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यार, ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मैं इस चीज़ को समझाता हूँ जो कि आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए। देखो यार, सपोज करो कि मेरे पास ना एक सरफेस है। ठीक है, क्या है? सरफेस। समझना बात को, ये रहा अपना एक सरफेस। अब यहाँ पर एक नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है भाई? उस सरफेस से परपेंडिकुलर, है ना, ये अपना क्या है? नॉर्मल। देखो अब यहाँ सोचो कि एक लाइट रे आया जो इस सरफेस से टकराया, और आने वाला रे को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं, है ना। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। अब देखो यार, यहाँ से आया इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ से लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट हो गया, देख लो, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जाने वाला रे को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर लॉ क्या होता है यार? देखो लॉ क्या होता है। सबसे पहला बात, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई एट सेम प्लेन। ठीक है, सबसे पहला लॉ क्या है? क्या होगा? इंसिडेंट रे, देख लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई एट सेम प्लेन। ठीक है, लाई एट सेम प्लेन। तो देखो यार, यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, ये तो डेफिनेशन रट लेते हैं वो, है ना, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई एट सेम प्लेन, मतलब सेम प्लेन पे जो लाई कर रहा है वो प्लेन कौन सा है यार? बहुत लोग बोलते हैं ये मिरर वाला प्लेन सर। देखो इंसिडेंट रे आया, नॉर्मल हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं और ये पॉइंट ये वाला प्लेन पे है, तो कॉमन प्लेन तो ये हुआ। तो सब लोग यही सोचते हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई एट सेम प्लेन, और ये प्लेन ये वाला पार्ट है, ये मिरर जहाँ रखा हुआ है। ठीक है, अगर मिरर यहाँ रखते हैं तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे मतलब ये वाला प्लेन होता। नहीं यार, यही सबसे बड़ा गलती है। देखो फिजिक्स को जो है ना समझना जरूरी है। प्लेन कौन सा है? देखो ये इंसिडेंट रे देख लो, और ये नॉर्मल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, तीनों का तीनों ये बोर्ड वाला प्लेन पे लाई कर रहा है, देख सकते हो, ना कि ये वाला प्लेन। ठीक है, तो बहुत टीचर भी यही बोलते हैं कि देखो बेटा सेम प्लेन यही वाला है, लेकिन वो गलत है। ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई एट सेम प्लेन मतलब ये वाला प्लेन होगा। ठीक है, ये बोर्ड वाला प्लेन देख लो, सोचो ना कि ये वाला लाइट रे ऐसे आ रहा है तो ये प्लेन से टच कर रहा है, नॉर्मल भी यही है, रिफ्लेक्टेड रे भी यही पर है, तो ये सेम प्लेन ये बोर्ड वाला प्लेन होगा। इतना बात आप लोग समझ जाओ। दूसरा देखो, दूसरा होता है अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखना यार, समझना बात को, इट मीन्स एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है। ठीक है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है यार? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज बेसिकली एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये दोनों एक ही होता है, मतलब दोनों इक्वल होगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए, देखो इसमें क्या होता है समझना, अगर ये मान लिया जाए अपना कोई सरफेस है, ठीक है, ये अपना नॉर्मल है। ठीक, अगर कोई मान लो 30 डिग्री पे अगर इंसिडेंट रे भेज रहा है, ठीक है, 30 डिग्री पे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी 30 डिग्री होगा नॉर्मल से। ठीक है, अगर कोई 50 डिग्री पे भेजेगा तो ये 50 डिग्री पे अगर मान लो होगा तो ये भी रिफ्लेक्टेड रे भी 50 ही होगा। ठीक है, इतना बात आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो यार, एक क्वेश्चन है यहाँ पर। बोले अच्छा कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन सिंपल है, देखना, इसलिए बोलते हैं कि नॉलेज जरूरी होता है, ना कि रट्टाफिकेशन। रट्टाफिकेशन जीवन में कहीं काम नहीं आता है। ठीक है, देखो यार समझना बात को, आप लोग भी मैक्सिमम लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ये मिस्टेक नहीं करोगे। देखो समझना बात को, ये अपना मान लो 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ बोलेगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ कितना होगा, तो बोलेगा अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 होगा। बट ये चमत्कार बहुत बड़ा गलती हो गया यार, महापाप हो गया ये, है ना। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ नॉलेज जरूरी है।
एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, ये बात तो आप लोग को पता है। लेकिन यार यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता कौन है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अब देखो यार, इंसिडेंट रे तो ये है और नॉर्मल तो ये है, तो इसके बीच का एंगल ये वाला होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, देख लो। बट ये तो 60 यहाँ से दिया हुआ है, मिरर से दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर जानते हो ये नॉर्मल है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री इधर है, तो 90 में 60 ये बना दिया, तो ये कितना होना चाहिए? 30, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 हो गया। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, इसके बीच का एंगल कितना होगा? एंगल ऑफ आर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, तो ये बात को एकदम बढ़िया से ध्यान में रखना कि एंगल कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, एंगल मिरर से दिया है या एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है तो डायरेक्टली वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा, और अगर एंगल मिरर से दिया हुआ है तो समझ जाना कि मुझे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना होगा, जो कि आप लोग इस डायग्राम से समझ सकते हो कि एक्चुअली में क्या होता है। देखो यार, तो इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आप लोग ये देखो पीपीटी, आप लोग पूरा नोट डाउन कर लेना कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस एंड रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देख सकते हो ये आने वाला रे को इंसिडेंट रे नाम दिया गया है और जाने वाला रे को रिफ्लेक्टेड रे नाम दिया गया है। और देखो ये नॉर्मल है अपना परपेंडिकुलर वाला। ठीक है, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इसको आई से दिखाते हैं। और जो रिफ्लेक्टेड रे है जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आर से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया भी गया है हियर आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखो यार लॉ क्या है इसका, पहला लॉ देख लो। फर्स्ट यहाँ पर बोला गया है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो कि आप लोग जानते हो आई इक्वल्स टू आर। The incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane। मतलब ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करता है, लेकिन कौन सा प्लेन पे लाई करता है यार, ये अब आप लोग उम्मीद करता हूँ कि ये गड़बड़ नहीं करने वाले हो और आप लोग को ये बहुत ही शानदार वे में समझ में आ गया होगा। बोले हाँ यार चलो ठीक है, अब क्या करें। ठीक है, चलो पूरा इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ताकि आप लोग यार नोट डाउन भी कर पाओ। चलो अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जैसा कि मैं बताया कि दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, एक होता है अपना रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या होता है? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब ये होता क्या है, देखो यार सिंपली आप लोग समझना कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्शन होने के लिए सरफेस स्मूथ और साइनी ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ स्मूथ और साइनी सरफेस में रिफ्लेक्शन बहुत ही अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है, इसलिए हम लोग डेफिनेशन में भी लिख देते हैं कि स्मूथ और साइनी सरफेस होना चाहिए। बट दिमाग में बैठा लेना कि डिफ्यूज सरफेस में भी रिफ्लेक्शन होता है और वहाँ पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉलो होता है। देखो यार अभी मैं बताता हूँ यहाँ पर, देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन अ स्मूथ साइनी सरफेसेज द रिफ्लेक्टेड रेज बाउंसेस बैक इन वन डायरेक्शन। देख सकते हो, ठीक है, इंसिडेंट रे आया और देखो एक ही डायरेक्शन में, सारा पैरेलल है, देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो सारा पैरेलल है मतलब एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, आप कोई भी लाइट रे अगर इंसिडेंट करवा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ जो अगर वो रेगुलर सरफेस होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, तो वहाँ पर जितना भी रिफ्लेक्टेड रे होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो बाउंस करेगा इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, चलो इतना बात तो आप लोग को समझ में आ गया। देख लो, तो रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, वी गेट अ क्लियर एंड शार्प इमेज, इट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर जो इमेज मिलेगा वो बहुत ही क्लियर मिलेगा और बहुत शार्प इमेज मिलेगा। ठीक है, मतलब एजेस वगैरह एकदम परफेक्टली नजर आएगा। ठीक है, चलो इतना बात तो आप लोग को समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। When light rays fall on a rough or uneven surface, the reflected rays bounce back in different direction। ठीक है, देखो यार यहाँ पे जो भी लाइट रे आया है इंसिडेंट रे, ठीक है, अब यहाँ देखो रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो यूनिक डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ बोले जैसे वॉल हो गया, पेपर हो गया, ये सभी रफ होता है, रफ। तो वहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर नहीं है, डिफ्यूज्ड है। इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसका डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए जो है देखो, रिफ्लेक्टेड रेज गो इन डिफरेंट डायरेक्शन, वी डू नॉट गेट अ क्लियर इमेज। यहाँ पर जो है कोई क्लियर इमेज नहीं मिलने वाला है। इट ऑल्सो फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करेगा, ये बोलना गलत होगा। लॉ बनता है यार हर एक चीज, हर एक जगह अप्लाई होता है। ठीक है, चाहे वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होगा। बस फर्क क्या होने वाला है कि यहाँ पर क्लियर इमेज मिलेगा रेगुलर रिफ्लेक्शन में और यहाँ पर जो है क्लियर इमेज नहीं मिलने वाला है। यहाँ का इमेज शार्प होगा, बहुत एजेस वगैरह बहुत ही बढ़िया तरीके से डिफाइन होने वाला है। ठीक है, चलो यार इतना बात तो आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो
अब क्या है, अब मुझे पढ़ना है प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। अब देखो यार, प्लेन मिरर बेसिकली क्या होता है, जो हम लोग घरों में जो इस्तेमाल करते हैं वो अपना प्लेन मिरर होता है, ठीक है, क्लियर है। तो प्लेन मिरर बेसिकली क्या होता है, अपना घर में जो इस्तेमाल करते हैं, जो आप लोग अपना थोपड़ा देखने के लिए यूज़ करते हो, चेहरा वगैरह, ठीक है। बाय द वे मैं अपना एक रियल बात बताता हूँ, मैं मिरर वगैरह जनरली मुझे लगता है कभी देखा ही नहीं हूँ, ठीक है। कभी मतलब बहुत दिन हो गया जो नहीं देखा हूँ, ठीक है। रूटीन इस तरह से होता है कि बस अपना फेस वगैरह वॉश कर लिए, नहा लिए, है ना, हेयर वगैरह ऐसे ही कॉम कर लिए, तो ये सब आदत होता है, ठीक है। तो मिरर मैं अपने रूम में रखा भी नहीं हूँ। बाय द वे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग मिरर रोज़ देखते हो। लड़कियां लोग तो रोज़ देखती हैं, वो बात तो अलग है, बट लड़के लोग, बहुत लड़के लोग जो होते हैं जो ऐसे ही मतलब सब सेट कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है, ठीक है। मतलब वो फेस भी नहीं देखते हैं इवन कि कैसा है, और वैसे भी स्मार्ट लोगों को फेस देखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्या बात सही है ना। चलो अब देखो यार, यहाँ पर हम लोग को क्या पढ़ना है, प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर बेसिकली क्या होता है, अ फ्लैट मिरर विद अ स्मूथ पॉलिश सरफेस, ठीक है। एक फ्लैट मिरर होगा और वो स्मूथ और पॉलिश सरफेस होगा उसमें। व्हाट इज अ प्लेन मिरर, अब देखो, अ प्लेन मिरर इज अ फ्लैट मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड फॉर्म्स एन इमेज, ठीक है। तो ये एक इमेज को फॉर्म करेगा। अब यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, अब यहाँ पर दो टर्म आएगा, एक रियल और एक वर्चुअल, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आप लोग यार फिर आप लोग में ये डाउट ना रहे कि क्या है ये। अब देखना, समझना बात को, रियल क्या होता है और वर्चुअल क्या होता है। देखो रियल का जो हिंदी होता है ना, वास्तविक, ठीक है, क्या होता है, वास्तविक। इससे बहुत ही अच्छा फील होता है, कभी कभार हिंदी सुन के ना एकदम लगता है कि हाँ यार इसके बारे में एकदम पूरा क्लैरिफिकेशन हो गया है बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ रियल के बारे में, तो वो वास्तविक, और वर्चुअल मतलब काल्पनिक, मतलब वो कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, वो काल्पनिक है, वो रियलिटी नहीं है उसका, ठीक है। तो देखो यार, इसको मैं बहुत ही शानदार वे में समझा देता हूँ, देखना समझना बात को। होता क्या है, जैसे मान लो कि मेरे पास ना यहाँ पर कोई एक क्यूब है, क्या है, क्यूब। बोले अच्छा क्यूब है तो क्या करें, देखो कुछ करना नहीं है, एक क्यूब है मान लो, या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। चलो अब यहाँ पर ना एक प्लेन मिरर है, क्या रखा हुआ है, प्लेन मिरर रखा हुआ है, समझना बात को बढ़िया तरीके से, ठीक है। देखो अब देखो, यहाँ से कोई सोर्स ऑफ लाइट किससे आया होगा, टकराया होगा, ठीक है, आया होगा और टकराया होगा, समझना। देखो लो, हम लोग यहाँ से विजुअलाइज कर रहे हैं इसको, इस क्यूब को। तो देखो हो सकता है कि यहाँ से लाइट रे आया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे आया। चलो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बना देता हूँ आई को, ठीक है। चलो यहाँ पर बताता हूँ, हाँ देखो, इस ऑब्जेक्ट से लाइट आया, टकराया, और टकराने के बाद डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो गया, और वो रिफ्लेक्टेड रे मेरे आई तक पहुँच गया, और इसका इन्फॉर्मेशन मिल गया, और हम लोग इसका इमेज देख पाए। तो बताओ यार, क्या हम लोग जो इमेज बना है, ठीक है, वो क्या एक्चुअली में वो लाइट रे क्या वास्तविक यानी रियल ऑब्जेक्ट से टकरा करके मेरे आई तक पहुँचा है। मतलब जिस ऑब्जेक्ट को मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, लाइट रे आया और उसी ऑब्जेक्ट से टकराया, और टकराने के बाद डायरेक्टली जो रिफ्लेक्टेड रे जो है मेरे आई तक पहुँचा। इसका मतलब हम लोग जो देख पा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन मेरे ब्रेन को मिला है, वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअल ऑब्जेक्ट से मिला हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम लोग इसका रियल इमेज देख पा रहे हैं, ठीक है। क्या देख पा रहे हैं, रियल इमेज देख पा रहे हैं, ठीक है। बोले हाँ यार चलो ठीक है। आप लोग को बाय द वे ये बात पता होना चाहिए कि हम लोग का रेटिना में जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है, ब्रेन उसको सीधा करता है। तो रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो हम लोग देखो क्या है, अगर मैं इस मार्कर को देख पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो लाइट रे आया होगा इस ऑब्जेक्ट से टकराया, इस मार्कर से टकराया, और टकराने के बाद एक्चुअली में रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर के एक्चुअली में मेरे आई तक इंटर कर गया। इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन लेकर के जा रहा है लाइट रे, ठीक है, वो एक्चुअली में उस ऑब्जेक्ट से टकरा करके और वो लाइट रे मेरे को इन्फॉर्म कर रहा है, ठीक है, मतलब मेरे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन दे रहा है और इस का रियल इमेज बना रहा है। लेकिन जरा सोचो अब वर्चुअल क्या होता है, ठीक है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट से, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो एक्चुअली में अगर लाइट रे अगर उसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके और रिफ्लेक्ट होकर के मेरे आई तक पहुंचता है, तो जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज होगा। बोले अच्छा तो वर्चुअल क्या होगा यार। अब देखो हो सकता है कि इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे टकराया, देख लो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे टकराया और रिफ्लेक्टेड रे मेरे आई तक नहीं पहुंचा। देख लो मैं, मेरा आई मान लो यहाँ पर है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे मेरे आई तक नहीं पहुंचा, वो चला गया किसी दूसरे सरफेस से टकराने के लिए। बोला अच्छा दूसरे सरफेस, हाँ दूसरे सरफेस से टकराने के लिए चला गया। अब वहाँ पर कोई स्मूथ और शाइनी सरफेस होगा, तो वहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट हो गया यार, है ना, फिर से रिफ्लेक्ट हो गया। देख लो अब वहाँ से जो रिफ्लेक्शन हुआ है, चूंकि इन्फॉर्मेशन तो इसी ऑब्जेक्ट का था, तो सबसे पहली बात तो यहाँ टकराया होगा, टकराने के बाद जो इमेज बना, ठीक है। सुनो अब यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे मेरे आई तक पहुँचा है, तो ब्रेन को क्या लगेगा कि लाइट रे यहाँ से आया है, तो इसका इमेज इधर कहीं बनाएगा, ठीक है, इमेज इसका कहीं जब पीछे बढ़ाया जाएगा तो यहाँ पर कहीं ये क्यूब को दिखाया जाएगा। तो देखो यार
क्यूब तो एक्चुअली में यहाँ था, लेकिन वो ब्रेन कहाँ बना रहा है यहाँ पर, मतलब ये रियल इमेज नहीं बन रहा है, ये वर्चुअल इमेज बन रहा है। कौन सा? वर्चुअल। समझना बात को। देखो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, लाइट रे आया, टकराया और ये रिफ्लेक्टेड रे मेरे आई तक पहुंचा, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन मिला वो रियल ऑब्जेक्ट का ही है डायरेक्टली, क्योंकि लाइट रे जो लेके आया डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से टकराया था और मेरे आई तक पहुंच गया। इसका मतलब वो मैं इसको रियलिटी में देख पा रहा हूँ। लेकिन मान लो लाइट रे आया, इससे टकराया और यहाँ पर कोई मिरर रखा हुआ था, ठीक है, टकराया और मिरर से टकराने के बाद मेरे आई तक पहुँचा है, तो मेरे ब्रेन को क्या लगेगा ना कि लाइट रे ऐसा है, मतलब पीछे बढ़ाएगा तो इसका इमेज, चूंकि इन्फॉर्मेशन तो इसी का था, तो पीछे बढ़ाया जाएगा तो इसका इमेज उधर कहीं बनाएगा, मतलब जो मिरर का इमेज होगा वो इमेज मेरा ब्रेन बनाएगा। इसका मतलब हम लोग इस डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट को रियलिटी में नहीं देख पा रहे हैं, इसका इमेज को देख पा रहे हैं, इसका मतलब वो वर्चुअल इमेज कहलाएगा। ठीक है, और बाय द वे रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन में उतार सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन में नहीं उतार सकते हैं, कोई भी पर्दे में नहीं उतार सकते हैं। ठीक है, इतना बात आप लोग को पता होगा। अब देखो मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। बोले अच्छा क्या है रियल लाइफ एग्जांपल? देखो समझना बात को। रियल लाइफ एग्जांपल ये है, जैसे मान लो आप लोग कहीं तालाब जाते हो, तालाब में भी इमेज बनता है यार, आप लोग अपना फेस देख सकते हो। ठीक है, तो आप लोग तालाब गए हो और आपके दोस्त भी बगल में हैं। ठीक है, अब आप लोग अपने दोस्त को अगर डायरेक्टली देख रहे हो, इसका मतलब है कि लाइट रे आपके दोस्त से टकराया होगा, वहाँ से रिफ्लेक्टेड रे आपके इमेज तक पहुँचा। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है मतलब वो लाइट रे आपके दोस्त से टकरा करके आपके आई तक पहुँचा। तो मतलब आप लोग जब ब्रेन इसको पीछे बढ़ाएगा लाइट रे को, तो आपका एक्चुअल दोस्त को ही दिखाएगा वो। लेकिन मान लो आप लोग दोनों तालाब में देख रहे हो, तो लाइट रे टकराया आपके दोस्त से और वो रिफ्लेक्टेड रे जो है आपके आई तक नहीं गया डायरेक्टली, कहाँ गया? उस तालाब में गया और तालाब में फिर से रिफ्लेक्शन हुआ, है ना। तो फाइनल रे आप लोग के पास ऐसे पहुंच रहा है, तो जब पीछे बढ़ाया जाएगा तो लगेगा तालाब में आपका दोस्त है और वो इमेज होगा उसका। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ सकते हो कि ये वर्चुअल इमेज है। बोले हाँ यार बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अब क्या करें, अब कैसे समझें? अब देखो, अब प्लेन मिरर का कुछ प्रॉपर्टी होता है। बोले अच्छा क्या प्रॉपर्टी होता है? इमेज इज वर्चुअल। बोले अच्छा वर्चुअल बनाता है? बोले हाँ, ये वर्चुअल इमेज होता है, मतलब काल्पनिक इमेज होता है, ये रियल इमेज नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपली होता क्या है कि ये वर्चुअल इमेज होता है ना। कैसा होता है? वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होता है, ये बात एकदम बढ़िया तरीके से याद रखना। कहाँ गया? देखो वर्चुअल के साथ क्या होता है, देखो रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होगा। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड क्या होगा? इन्वर्टेड। और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होगा। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये बात एकदम बढ़िया तरीके से याद रखना। ठीक है, तो रियल का ऑपोजिट है वर्चुअल, ये दोनों ऑपोजिट है। इन्वर्टेड का ऑपोजिट है इरेक्ट। इन्वर्टेड यार मतलब उल्टा होता है। जैसे अगर मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज अगर उल्टा दिख रहा है तो इसको बोलेंगे इन्वर्टेड, और ऐसा ही है और ऐसे ही दिख रहा है तो वर्चुअल बोलेंगे। तो बताओ यार, आप लोग जो अपना फेस देखते हो प्लेन मिरर में, आपका सर ऊपर ही रहता है और पैर नीचे रहता है, मतलब इरेक्ट इमेज बना रहा है। ठीक है, और कैसा बनाता है? वर्चुअल बनाता है। कैसा बनाता है? वर्चुअल बनाता है। तो देख लो, है ना, प्लेन मिरर जो है वर्चुअल इमेज बनाएगा। इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, अब बात को समझना क्या होता है। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से समझना। देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि क्यों वर्चुअल बनता है, ये बात भी आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे मान लो अपना ये प्लेन मिरर है, ठीक है, मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को देखूं, बोले अच्छा देखो क्या होगा। तो देखो यार, ये ऑब्जेक्ट से लाइट आया होगा, टकराया होगा और यहाँ से चला गया मिरर पे। बोले अच्छा मिरर पे चला गया, हाँ देखो यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के लिए चला गया। अब जब रिफ्लेक्टेड रे हुआ तो ये बाउंस करेगा, यहाँ से लाइट रे, यहाँ से भी बाउंस करेगा, तो बाउंस तो किया, बट हम लोग जब इधर से देखेंगे ना तो ये लाइट रे मेरे आई तक नहीं पहुँचे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो मिलन हो ही नहीं रहा है, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहीं ना कहीं मिलना चाहिए था यार, तभी ना वहाँ पर इमेज बनाएगा। अब वो दोनों लाइट रे तो कहीं मिला ही नहीं। ठीक है, तो ब्रेन को क्या लगेगा कि अच्छा लाइट रे तो ऐसे आ रहा है। जब हम लोग यहाँ से विजुअलाइज करेंगे ना तो यहाँ जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगा मेरे ब्रेन तक, तो इसको लगेगा कि यार ये लाइट रे तो ऐसे जा रहा है, इसका मतलब जरूर ये दोनों कहीं ना कहीं मिला होगा। तो ब्रेन जो है इसको पीछे बढ़ाता है। कहाँ बढ़ाता है? पीछे, देख सकते हो। ठीक है, ब्रेन जो है इस चीज़ को पीछे बढ़ाएगा और इसका इमेज कहीं इधर दिखाएगा। ठीक है, तो देखो यार, हम लोग तो डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाए कि इससे इन्फॉर्मेशन आया और किसी सरफेस से टकरा करके वहाँ वापस लाइट रे को मिला दिया। नहीं, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे जो है क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है, मतलब फैल रहा है। तो ब्रेन को क्या लगेगा कि अरे यार ये लाइट रे तो फैल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पीछे कहीं मिला होगा, तो पीछे बढ़ाया जाएगा तो लगेगा कि अच्छा इसका इमेज यहाँ पर है। तो देखो ये फॉल्स इमेज बना रहा है ना, मतलब है कि ये वर्चुअल इमेज है, ये रियलिटी में
इमेज को नहीं बना रहा है, ठीक है। तो ये वर्चुअल इमेज है, जो ब्रेन उस चीज़ को समझ के खुद से बना रहा है, ठीक है। तो इतना बात तो आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए। चलो बहुत शानदार। अब क्या देखें, अब देखो यार, तो प्लेन मिरर का पहला प्रॉपर्टी कि ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा और सेम साइज का बनाएगा। अगर मान लो आप लोग प्लेन मिरर देखते हो अपना चेहरा या फेस बॉडी पूरा, तो ऐसा नहीं कि आप पतले दुबले हो तो गेंडा बना दिया, ये गेंडा को पतला कर दिया, ऐसा तो नहीं होता है। एकदम इक्वल साइज का इमेज बनाता है, ठीक है। कैसा बनाता है? सेम साइज, ठीक है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। फिर लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है यार, आप लोग प्रैक्टिकल कर लेना घर में, कि अगर आप लोग राइट हैंड उठाओगे तो लेफ्ट नजर आएगा, लेफ्ट हैंड उठाओगे तो राइट नजर आएगा। इसी लैटरल इन्वर्जन की वजह से एम्बुलेंस में देखे होगे आप लोग कि उल्टा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। एम्बुलेंस कैसा लिखा हुआ रहता है? उल्टा। देखना ऐसे लिखा हुआ रहेगा एम्बुलेंस, ठीक है, ताकि आगे वाला का जो व्हीकल्स होगा उसका जो साइड व्यू मिरर होगा उसमें वो इन्वर्ट कर दे और उल्टा बना दे और सीधा नजर आए उसके। बोले तब तो सबको उल्टा कर देना चाहिए। अब सबको तो नहीं करेगा यार, क्यों? क्योंकि कोई इमरजेंसी वाला जो गाड़ी होता है उसी में करना चाहिए। अगर सब में कर देगा तो सब तो कॉमन बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए एम्बुलेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसको रास्ता मिलना ज़रूरी है यार। तो ये एक सिग्नल भी जाता है कि चलो ये सीधा नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये ज़रूर इसको इमरजेंसी है, इसीलिए जो है इसको आगे जाने देना चाहिए, ठीक है। इसलिए एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। बाय द वे आप लोग कमेंट करना और किस किस चीज़ में उल्टा लिखा हुआ रहता है, सिर्फ एम्बुलेंस में या फिर और भी कोई चीज़ में, तो ये आप लोग का काम है। चलो ठीक है। इमेज सेम डिस्टेंस पे बनाता है। सेम डिस्टेंस बोले तो आप लोग ध्यान देना कि अगर आप लोग के घर में ड्रेसिंग मिरर होगा, जो प्लेन मिरर होता है, तो आप लोग बेड में अगर बैठोगे ना तो आपको लगेगा कि मिरर के अंदर एक और बेड है, और बेड से जितना डिस्टेंस पे बैठे हो उतना ही डिस्टेंस पे आप लोग को इमेज में भी बैठा हुआ नजर आओगे आप लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब है प्लेन मिरर से जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही डिस्टेंस पे इमेज होगा। बोले अच्छा, यही चीज़ तो मैं बताया अभी। देखो देखो यार, अगर ये ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ से 10 मीटर पे है तो इमेज भी क्या कहाँ होगा? 10 मीटर पे ही बनेगा, ठीक है। ये बात आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए, और इस हिसाब से आप लोग कोई भी इमेज बना सकते हो प्लेन मिरर का। अगर मान लो कोई बोल देगा कि बताओ मेरे पास ना यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट, तो बताओ इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो सिंपली देख लेना प्लेन मिरर से कितना मीटर है, मान लो 10 मीटर, तो इमेज भी 10 ही मीटर पे बनेगा। तो पहले इमेज वे बना लेना, पहले तुम, है ना, क्या बना लेना है? इमेज ही बना लेना। आई से नाम दिया उसको। अब क्या करना, कोई भी 2 लाइट रे लेकर के जाना रिफ्लेक्टेड रे के लिए, देख लो गया, और यहाँ से लाइट रे डाइवर्स कर जाएगा, ठीक है, यहाँ से लाइट रे डाइवर्स कर जाएगा, देख लो ये डाइवर्स कर गया और ये भी डाइवर्स कर गया, ठीक है। तो देख सकते हो। तो ऐसा क्या होगा जब हम लोग यहाँ से विजुअलाइज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे गया इंसिडेंट होकर के मिरर से टकराया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या हो रहा है? डाइवर्स हो रहा है। तो ब्रेन को क्या लगेगा कि चुट्टा दोनों कहीं ना कहीं मिला होगा पीछे, तो वो वापस पीछे बढ़ाया जाएगा, तो इमेज यहाँ पर बनाया जाएगा। तो ये वर्चुअल इमेज बनेगा। कौन सा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज। चलो यार बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, अब क्या करें? अब देखो अब क्या है अपने पास, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? देखो अपने पास एक स्फीयर होगा, गोला, ठीक है, क्या होगा? गोला होगा। बोले अच्छा, अब इसको ना देखो, इसको क्या करना है, एक छोटा सा पीस कट कर लेना है, ठीक है, छोटा सा पीस कट कर लेना है। अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करोगे तो ठीक। बताओ यार, अगर मैं इसका छोटा सा पीस कट करूं तो ये कैसा नजर आएगा? ये सेम टू सेम वैसा ही नजर आएगा जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करेंगे और उसका फ्यूचर। बोले इसका फ्यूचर क्या है यार? देखो समझ में आ गया? देख लो, जो स्टूडेंट नहीं पढ़ाई करेंगे तो उसका क्या फ्यूचर कुछ ऐसा ही होने वाला है, एक कटोरा लेकर के, ठीक है, मतलब सेम टू सेम 3D में। देख लो, अगर मैं इसको कट कर दूं तो कुछ ऐसे ही नजर आएगा, एक सरफेस नजर आएगा। मत समझना कि एक्चुअली में ये एक डंडा है या फिर एक लाइन है, लाइन नहीं होता यार, बनाते भले हम लोग ऐसे ही हैं, ठीक है, बट 3D में ऐसे नहीं बनता है। 3D में एक्चुअली में एक सरफेस होगा पूरा। अब ऐसा पूरा का पूरा हम लोग डायग्राम तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया गया होगा कि उसको 2D में ऐसे दिखाते हैं, पूरा क्यों नहीं दिखाया जाता है? अगर पूरा दिखाया जाता तो क्या प्रॉब्लम आता? मुझे यहाँ तक लगता है कि लड़के लोग जो है डायग्राम बनाने में थोड़ा पीछे होते हैं, ठीक है, लड़के लोगों को डायग्राम बनाने नहीं आता है, ठीक है। तो हुआ ये होगा कि पहले शायद कुछ ऐसा ही रखा होगा कि सरफेस ही बनाना है पूरा एकदम बढ़िया तरीके से, जो बढ़िया डिज़ाइन बनाएगा उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। और लड़कियां लोग इसमें आगे होती हैं तो वो तो मस्त शानदार इमेज बनाती है, ठीक है।
और मस्त शानदार इमेज बनाने कहने का मतलब है सबसे पहले लड़की लोग का यही काम होता है, देखना इमेज मतलब डायग्राम किस में बनाना है ना। तो डायग्राम जो बनाना होता है वो क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करती है और उसको बहुत ही शानदार वे में बनाती है। ये इस बात पे तो बोलना होगा उनके लिए, ठीक है। लेकिन उनको पता है कि सिर्फ डायग्राम वाला ही क्वेश्चन बनाना है, तो इसलिए वो लोग बहुत ही परफेक्टली बन जाता है। और लड़के लोगों को प्रेशर आता है कि नहीं सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, चाहे गलत ही क्यों नहीं लिखना है, ठीक है, चाहे गालिए गलौज कहीं नहीं भर देना है, ठीक है, लेकिन सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये लड़के लोगों का दिमाग में रहता है, ठीक है। तो वो लोग जो है जल्दीबाजी में कुछ भी बनाने लगते हैं। तो इस चीज़ के ये एग्जामिनर को कि नहीं चलो सबके लिए कॉमन कर देते हैं, ठीक है, लड़के लोग को नहीं आता है तो इस पर थोड़ा इंसाफ होना चाहिए। तो डायरेक्टली वैसा डायग्राम बनाओ जो हर एक कोई बना सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है कॉमन में 2D में ऐसे दिखाया गया होगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप लोग बताना कि इसका पीछे क्या राज हो सकता है, ठीक है, पूरा 3D में क्यों नहीं बनाते हैं। और हर एक डायग्राम को 3D में बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हर एक कोई से बनता भी नहीं है यार, इसलिए हम लोग डायग्राम में ऐसे दिखाते हैं। चलो अब देखना सिंपल सा मतलब है, अगर मैं इसका पोर्शन कट करूँ तो 3D में ऐसे नजर आएगा। चलो मैं 2D में तो ऐसे बताऊँगा कि एक्चुअली में ऐसे है, ठीक है, क्लियर है। तो 3D डायग्राम में ऐसे नजर आएगा, एक सरफेस नजर आएगा पूरा, है ना, कैसा होगा, सरफेस होगा, ठीक। ये तो पूरा 3D है, देख सकते हो, है ना, स्फीयर क्या है 3D डायग्राम। अब इसका अगर मैं पीस कट कर दूं तो क्या होगा, एक सरफेस नजर आएगा। स्पून बहुत बढ़िया एग्जांपल है, चम्मच, ठीक है। तो चम्मच को लेना तो देखना इधर से कॉनकेव होता है और इधर से कॉन्वेक्स होता है। अब देखो, अब बताओ आप लोग ये कौन सा मिरर है, आप लोग बताना ये कौन सा मिरर है। तो अगर आप लोग बोल रहे हो कि ये कॉनकेव मिरर है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी ये मिरर है ही नहीं। मिरर बनने के लिए इसको पॉलिश करना होगा। बोले अच्छा, हाँ, तो पॉलिश किधर से होगा वो डिपेंड करेगा। देखो पॉलिशिंग अगर मैं इधर से करता हूँ तो कॉनकेव हो जाएगा, अगर मैं पॉलिशिंग इनवर्ट की तरफ करता अंदर की तरफ तो वो क्या हो जाता, कॉन्वेक्स हो जाता, ठीक है। तो एक स्फीयर से अगर मैं एक छोटा सा पार्ट को कट करूँ, ठीक है, तो अपना एपर्चर जो मिलेगा अपना, उस एपर्चर को मैं किधर से पॉलिश कर रहा हूँ वो मायने रखेगा और इसके बिहाफ पे जो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का डिफाइंड होगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात आप लोग को इतना समझ में आया होगा। चलो आप लोग पीपीटी पे आओ और देखो क्या है ये। देखो यार, तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस देख सकते हो, ये अपना कॉनकेव है, देखो इधर पॉलिशिंग किया गया है तो इधर अपना पॉलिश्ड सरफेस है और इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जिधर से लाइट रे आएगा और टकराएगा और वहां से बाउंसिंग बैक होगा, तो इधर से होने वाला है क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका इधर है। तो देखो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस देख लो, अगर इस देखो सुनो एकदम बढ़िया तरीके से सुनना, ये एक स्फीयर से कट किया गया है, एक सरफेस है यहाँ पर। अगर मैं इसको वापस कंप्लीट करूं तो क्या ये वापस से एक सरफेस बनेगा, मतलब सॉरी स्फीयर बनेगा, वापस से एक स्फीयर बनेगा और इसका कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट होगा और इसका सेंटर डिट्टो सेम वही होगा जो स्फीयर का था, जिस ओरिजिनल स्फीयर से मैं इसको छोटा सा पार्ट को कट किया था। बोले क्या बोल रहे हैं सर, देखो यार समझना, अगर मेरे पास एक स्फीयर है, मैं यहाँ से इसका स्फीयर का मान लो सेंटर ये है, अगर मैं इसका एक छोटा सा पीस कट कर लिया और निकाल लिया, अगर मैं बोला कि वापस इसका गोला कंप्लीट करो, तो उसका गोला जब कंप्लीट होगा तो उसका भी सेंटर वही होगा ना, वही स्फीयर बनेगा जिस ओरिजिनल स्फीयर से मैं कट किया था उसको, ठीक है, तो उसका भी सेंटर वही होगा। तो अगर मैं छोटा सा पार्ट अगर कट कर रहा हूँ, अगर मान लो इतना पार्ट को मैं पॉलिश कर रहा हूँ, तो इसका जो मिडिल पार्ट होगा, जो एपर्चर मिला है, जितना पार्ट हम लोग कट किए हैं उसका जो मिडिल पार्ट होगा उसको हम लोग पोल बोलते हैं, और उसका अगर कहीं कंप्लीट करूं स्फीयर तो उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और उस सेंटर और पोल को मिलाने वाला लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकस होता है, लेकिन ये क्लास 10th के लिए ही है, फोकस हमेशा बीच में ही हो ये जरूरी नहीं है। और फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे ये हम लोग देखने वाले हैं अभी बढ़िया तरीके से, ठीक है। देखो तो सिंपली आप लोग को इतना तो पता हो गया होगा कि क्या होता है। देखो तो ये अपना एपर्चर का इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर पॉलिश सरफेस, ठीक है। अब सोचो इसका कहीं ना कहीं सेंटर कंप्लीट होगा तो इसको हम लोग स्फीयर कंप्लीट होगा तो इसका सेंटर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल क्या होगा यार, इस मिरर का जो हम लोग पार्ट कट किए हैं छोटा सा, उसका मिडिल पार्ट जो होगा वही अपना पोल होता है, जिसको पी से दिखाते हैं, ठीक है। और फोकस कैसे डिफाइन होता है, ठीक है, हालांकि क्लास 10th के लिए हमेशा फोकस बीचों बीच में होगा, बट ये जरूरी नहीं है, हायर क्लास में आप लोग को पता चलेगा कि ये गड़बड़ है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है कॉनकेव मिरर में, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से मिलता है। अब देखो यहाँ पर डायग्राम ही गलत बनाया गया है, ठीक है। देखो यार लाइट रे ऐसे गया और यहाँ से ये यहाँ से जो जा रहा है ना रिफ्लेक्टेड रे, देखो यहाँ से गया तो ये डायरेक्शन ऐसे दिखाना आप लोग, ठीक है। और यहाँ से ये गया, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, ये देखो डायरेक्शन ऐसे हुआ, देख सकते हो ये ऐसे गया और ये डायरेक्शन ऐसे हुआ, ठीक है। अब यहाँ से भी एक लाइट रे गया होगा और यहाँ से देख लो ऐसे गया, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो
एक पॉइंट पे मिलता है और रियलिटी में पॉइंट पे मिल रहा है, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे रियल फोकस। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रियल और वर्चुअल क्या होता है, ठीक है, रियल और वर्चुअल क्या होता है। तो यहाँ रियलिटी में रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पे लाइट रे का मिलन हो रहा है, इसलिए रियल है, इसलिए हम लोग उसको रियल फोकस बोलेंगे। लेकिन कॉन्वेक्स के दुनिया में ऐसा नहीं होता है। देखो कॉन्वेक्स में क्या होगा, यहाँ भी डायग्राम गलत दिया हुआ है। देखो मैं कॉन्वेक्स का और कॉन्केव का यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, तब आप लोग को एकदम फील आएगा। देखो कॉन्केव मिरर क्या होता है ना यार, देखो अपना ये मान लो एपर्चर कट किए, ठीक है, ये अपना पोल हो गया, ये अपना फोकस हो गया और ये हो गया सेंटर, ठीक है। पोल क्या होता है, मिडिल पार्ट ऑफ द मिरर, ठीक है, जो एपर्चर हम लोग कट किए हैं उसका जो मिडिल पार्ट होगा वही अपना पोल होगा। और जिस स्फीयर से इसको मैं कट किया था उसको वापस अगर कंप्लीट करूं तो कहीं ना कहीं उसका सेंटर होगा, वही अपना इस मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और फोकस पॉइंट कैसे डिफाइन होगा, देखो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ठीक है, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाला लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और यही हेडमास्टर वाला प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एक प्रिंसिपल सिद्धांत वाला नहीं है ये, ठीक है। तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट पे मिलता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसी पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। और कॉन्केव मिरर में, ठीक है, कॉन्केव मिरर में रियलिटी में रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पे मिलता है तो इसलिए हम लोग उसको रियल फोकस बोलेंगे। लेकिन पता है कॉन्वेक्स के दुनिया में क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या बोलता है ना कि हम तो रियल है ही नहीं, हम तो वर्चुअल हैं। बोले अच्छा, देख लो ये अपना पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर। समझना बात को, अभी मैं फोकस पहले ही बना दिया, लेकिन डिफाइन करोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो ये बोलता है, देखो यहाँ डॉटेड से दिखा रहा हूँ, ठीक है, चलो यहाँ डॉटेड से दिखा रहा हूँ, क्या बन रहा है भाई, देखो रिफ्लेक्टेड रे कुछ डाइवर्स हो जाएगा तो ब्रेन को ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं इसको पीछे मिलाना होगा, तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर एक पॉइंट पे मिल रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस। और ये अपना वर्चुअल फोकस होता है। क्या होता है, वर्चुअल फोकस, ठीक है। क्यों, क्योंकि रियलिटी में रिफ्लेक्टेड रे को मिला नहीं रहा है तो ये वर्चुअल फोकस बन गया इसका। ये अपना कॉन्केव है, ये अपना कॉन्वेक्स है। कॉन्केव मिरर क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देख सकते हो कैसे डिफाइन करेंगे, देख लो ध्यान देना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये अपना पॉलिश सरफेस है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ हो। देख सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो हम लोग चेहरा इधर से देखेंगे तो देखो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ हो, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्केव मिरर। लेकिन इसमें देखो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है यार, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है और इसका पॉलिश सरफेस इधर है। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस देख लो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो उसका उधर होगा क्योंकि इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होने वाला है। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ नहीं हो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। दूसरा बात आप लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसे भी बोल सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, धंसा हुआ पोर्शन की तरफ हो। अब फिजिक्स में धंसा हुआ तो नहीं लिखना है यार, है ना, तो क्या लिखोगे इसको, कर्व्ड इनवर्ड, ठीक है, समझना बात को। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस या सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, कर्व्ड इनवर्ड मतलब इनवर्ड मतलब समझ लो, कर्व्ड मतलब कर्व बना हुआ है इनवर्ड की तरफ, कर्व्ड इनवर्ड की तरफ हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्केव मिरर। इसमें क्या है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना कर्व्ड आउटवर्ड की तरफ हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। या बोल सकते हैं जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कर्व्ड कहाँ बोलेंगे, कर्व्ड इनवर्ड की तरफ हो, देख लो है ना, कर्व्ड इनवर्ड की तरफ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिफाइन मत करना, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे आप लोग। रिफ्लेक्टिंग सरफेस एकदम परफेक्टली बोलेगा। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड की तरफ हो उसको हम लोग कॉन्केव बोलेंगे, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड की तरफ हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे, ठीक है। चलो इतना बात तो आप लोग को समझ में आ गया, और डिफाइन अभी आएगा, देख लो। अब देखो यार, अब ये डायग्राम आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ से देख लो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हो रहा है, तो जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसे नज़र आएगा, देख लो, ठीक है, पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसे नज़र आने वाला है। तो ये आप लोग बना लेना परफेक्टली, ठीक है, सॉरी, चलो यहाँ से बना लेना आप लोग, यहाँ से डायग्राम बना लेना, ठीक है, देख लो। तो ये वाला आप लोग कॉपी कर लेना है यहाँ पर एकदम सेम टू सेम। और डायग्राम में अभी हम लोग बनाएंगे, जब रूल्स बनाएंगे ना तो बहुत सारा डायग्राम को हम लोगों को देखना है। तो देखो यार, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, देख सकते हो, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड की तरफ हो उसको हम लोग कॉन्केव मिरर बोलेंगे। इसका क्या क्या फीचर है, इनर साइड इज पॉलिश्ड, ठीक है, इनर साइड इज पॉलिश्ड, इट कन्वर्जेस पैरेलल रे
ठीक है, मतलब देखो ये सारा पैरेलल रे को कन्वर्ज करता है, मतलब एक पॉइंट पे मिलाता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रियल फोकस, और इसका फोकस जो डिफाइन होगा उस पॉइंट को रियल फोकस बोलते हैं। कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और जो कॉन्केव मिरर होता है वो रियल इमेज भी बना सकता है, ठीक है, और वर्चुअल भी बना सकता है, वो डिपेंड करेगा। यहाँ पर बोलना ये चाहिए था कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस नहीं बोलेंगे, ऐसा इसको क्या बोलेंगे, कैन फॉर्म रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल भी बना सकता है और वर्चुअल भी बना सकता है, और रियल के साथ इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल के साथ इरेक्ट होता है, तो यहाँ सुधार लेना लैंग्वेज में, ठीक है। कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस, ठीक है, दोनों लिख लेना, रियल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इमेज, ठीक है। तो रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल और इरेक्ट दोनों बना सकता है, डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, और इसका जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो आप लोग को बहुत ही शानदार वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है, एकदम बिंदास रहो। इसमें देखो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कव्ड आउटवर्ड की तरफ हो, देख लो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, कव्ड आउटवर्ड की तरफ है। फीचर्स क्या है, आउटर साइड इज पॉलिश्ड, ठीक है, आउटर मतलब बाहर की तरफ पॉलिश किया गया बोला गया है। अच्छा यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दिया, नहीं, यहाँ पर क्या लिखा है, इनर साइड, इनर साइड बोले तो इधर नहीं, इसका आउटर साइड लिख लेना, है ना। देख लो आउटर मतलब बाहर की तरफ पॉलिश होता है और इसका इनर की तरफ पॉलिश होता है, ठीक है, तो यहाँ लिख लेना इनर, ये सुधार लेना आप लोग, इनर साइड इज पॉलिश्ड। इट डाइवर्जेस पैरेलल रेज, ये सारा पैरेलल रे को क्या करता है, डाइवर्स करता है, मतलब फैला देता है, ठीक है, फैला देता है, मतलब किसी एक पॉइंट पे नहीं मिलाएगा, ठीक है। तो इसका जो फोकस होता है वो वर्चुअल फोकस होता है। ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा, कभी भी ये रियल एंड इन्वर्टेड नहीं बनाता है। इतना बात आप लोग इस चीज़ को एकदम बढ़िया तरीके से समझना, ठीक है। कहाँ यूज़ करते हैं ये बात हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। कॉन्केव मिरर का सेविंग मिरर में यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्टर्स इन टेलीस्कोप में यूज़ करते हैं, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, रियर व्यू मिरर जो साइड व्यू मिरर होता है उसमें यूज़ करते हैं, है ना। सिक्योरिटी मिरर्स इन शॉप्स, हॉस्पिटल्स, पार्किंग एरियाज, ये सभी में हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखेंगे यार, इसमें अभी नहीं पढ़ना है, हम लोग आएंगे इस पर, ठीक है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अ स्फेरिकल मिरर इज कर्व्ड मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर। स्फेरिकल मिरर एक कर्व्ड मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, पार्ट होगा हॉलो स्फीयर का, ठीक है, खोखला स्फीयर, हॉलो स्फीयर होगा, रिजिड नहीं होना चाहिए, हाँ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, नहीं तो पूरा प्लेन ना मिलेगा यार। अगर मैं पूरा सॉलिड स्फीयर ले लूँ, अगर उसको कट करूँगा, जैसे तरबूज ले लो, तो पूरा फ्लैट सरफेस मिलेगा वहाँ पर, हॉलो होना चाहिए तभी ना कव्ड इनवर्ड और कव्ड आउटवर्ड डिफाइन करेंगे वहाँ पर। बोले हाँ यार चलो ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखो अपना ये देख लो प्लेन मिरर बोल रहे हैं, हाँ अपना देख लो, ये अपना स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है जो कि अपना पॉलिशिंग किधर है देख सकते हो, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, ये पॉलिश सरफेस है, ठीक है। तो पॉलिश सरफेस है देख सकते हो, और इधर अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखो यार, इसका अगर मैं कंप्लीट करूँ स्फीयर तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल क्या होता है, देखो यहाँ पोल भी मिस्टेक कर दिया है, पोल यहाँ नहीं होगा यार, ठीक है, तो पोल यहाँ पर होगा, चलो मार्क कर लेना आप लोग, ये पोल होगा, ठीक है, ये अपना पोल जिसको हम लोग पी से दिखाते हैं, ठीक है। मिरर का मिडिल पार्ट को ही पोल कहते हैं, ठीक है। देखो तो पोल क्या होता है, द मिडिल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, तो मिरर ये है अपना, ठीक है, इसका जो मिडिल पार्ट होगा वही अपना क्या होगा, पोल होगा। फोकस क्या होगा, देखो तो वो पॉइंट, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्जिंग और अपीयर टू कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो जैसा कि मैं बताया था अभी, देख सकते हो ये वाला डायग्राम में, ठीक है। तो जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो रिफ्लेक्टेड रे या तो किसी पॉइंट पे मिलेगा या तो रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट पे मिलता हुआ नजर आएगा, उसी पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे। और जिसमें एक्चुअली में मिलता है उसको हम लोग रियल फोकस बोलते हैं, और जिसमें अपीयर टू मीट मतलब ऐसा लगता है कि वहाँ मिल रहा है तो उसको हम लोग वर्चुअल फोकस बोलेंगे। चलो यार ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का बीच का जो डिस्टेंस है, देख लो यहाँ दिखाया भी गया है, ठीक है, ये थोड़ा बढ़ा लेना पोल यहाँ से, ठीक है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा अपना क्या होगा, ये अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। और पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो अपना क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। इसको स्मॉल एफ से दिखाएंगे, ठीक है, देख लो स्मॉल एफ से। अच्छा बाय द वे आप लोगों के लिए जो फोकस पॉइंट है वो एकदम बीचों बीच में है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग 2F भी बोल सकते हैं ना, कोई किताब में 2F लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर C को हम लोग 2F से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के लिए, चूंकि फोकस यहाँ पर बीच में है, ठीक है, बट हमेशा बीच में हो ये जरूरी नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, देख सकते हो पोल एंड फोकस पॉइंट F। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द स्ट्रेट लाइन
है ना, पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर, सेंटर और पोल को मिलाने वाला जो लाइन होगा वही लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। एपर्चर क्या होता है देख सकते हो यार, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। तो देखो एपर्चर किसको बोलेंगे, जो स्फीयर से हम लोग कट किए थे जो पीस, और जितना पार्ट हम लोग मिरर के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन के लिए, उसी को हम लोग एपर्चर बोलते हैं। तो यही अपना एपर्चर है, ठीक है। चलो यार, इतना बात तो आप लोग को एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक में यार अभी तक में हम लोग कुछ पढ़े ही नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ बेसिक बात किए हैं कि एक्चुअली में क्या क्या है इसमें, क्या क्या पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके आगे हम लोग बहुत ही शानदार लेक्चर लेने वाले हैं यार। ये सब तो बेसिक बात था, इसलिए मैं सोचा कि चलो इसको थोड़ा बहुत डिफाइन करके थोड़ा जल्दी में इसको पार कर दिया जाए, ठीक है। अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वहाँ से यार एकदम हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ का जो पार्ट है आप लोग को एकदम बारीकी से हर एक चीज़ को समझना है कि स्फेरिकल मिरर में रे डायग्राम क्या होता है, रूल्स क्या होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और वहाँ से आप लोग बहुत ही शानदार वे में समझ पाओगे, और वहाँ से आप लोग को ये भी डिफाइन हो जाएगा कि रियल क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है, ठीक है। तो ये आप लोग को एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से फील आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोग रे डायग्राम बनाओगे रूल्स के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो यार इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।